प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे नैनसर्ट समीकरण के बारे में। तो पहले तो मैं बात करता हूं कि नैनसर्ट जो समीकरण है ये होती क्या है। तो देखो ध्यान से, नैनसर्ट समीकरण सेल विभव जिसको हम बोलते हैं ई नोट सेल तथा इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हैं हम जब परिस्थितियां एसटीपी पर नहीं होती। इसका मतलब समझना आप ध्यान से। देखो, जब हम टेम्परेचर फिक्स कर दे, मान लो हमने कर दिया 298 केल्विन, विलियन है उसकी सांद्रता फिक्स कर दी, तो टेम्परेचर हमने कितना कर दिया 298 केल्विन, विलियन है उसकी सांद्रता हमने कर दी 1 मोल पर लीटर, और कोई गैस है उसका हमने दाब कर दिया 1 बार। तब तो जो हमारा सेल विभव है ई नोट सेल वो आसानी से निकल आता है। तो ई नोट सेल हम कैसे निकालते थे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। इस प्रकार से हम जो सेल विभव है मानक परिस्थितियों में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब परिस्थितियां वो कैसे कर दी हमने मानक। अब अगर हमको टेम्परेचर 298 केल्विन ना दे और विलियन उसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर ना हो और कोई गैस है उसके लिए दाब है वो 1 बार नहीं हो, तो अब परिस्थितियां परिवर्तित हो गई। तो जो ई नोट सेल होता है उसमें तो जो मान रखा होता है वो मानक होता है। मानक मतलब एक कंडीशन फिक्स करके जो मान निकाला जाता है वो रखा जाता था उसमें, और आसानी से हमारा जो सेल विभव है और इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके हम ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यदि परिस्थितियां मानक नहीं है, परिस्थितियां एसटीपी पर नहीं होती, तो सेल का जो ईएमएफ है वो परिवर्तित हो जाता है, और इस परिवर्तन को हम नैनसर्ट समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो नैनसर्ट समीकरण का उपयोग हमारा तब आता है जब परिस्थितियां मानक नहीं होती। मतलब किसी भी कंडीशन में पूछ ले हमसे कहते भाई टेम्परेचर है वो 277 केल्विन मान लो कह दिया हमको, विलियन है उसकी कुछ सांद्रता परिवर्तित करके दे दी, 1 मोल पर लीटर ना होकर के 0.05 मोल पर लीटर कर दी, तो सांद्रता परिवर्तित कर दी। तो वो जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम नैनसर्ट समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 11th क्लास की 2-3 समीकरण है वो याद रखनी पड़ेगी, और वो बहुत इजीली याद हो जाएगी। उनके बारे में जो चीजें हमारे यहां काम में आ रही है उन सभी की मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो हमको ये जो समीकरण है, समीकरण 1 डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, समीकरण 1 है, इसको याद रखना है। इसका मतलब बता देता हूं मैं क्या होता है। डेल्टा जी हमारी होती है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, जी को तो हम बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा बोलते हैं, और डेल्टा किसके लिए आया, परिवर्तन के लिए, तो इसे हम बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। और कोई भी जो अभिक्रिया है वो अगर अपने आप संपन्न हो रही है तो उसके लिए जो डेल्टा जी है इसका मान ऋणात्मक होना आवश्यक है। तो डेल्टा जी है अगर 0 हो तब तो ये साम्य अवस्था को दर्शाता है। 3 मान हो सकते हैं डेल्टा जी के, एक तो 0 हो सकता है, अगर डेल्टा जी इसका मान 0 है तो साम्य अवस्था कहलाती है। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो वो स्वतः प्रक्रम कहलाता है, मतलब किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना जरूरी है। इसकी और विस्तृत चर्चा मैं 6ठे चैप्टर में करूंगा।
डेल्टा जी अगर धनात्मक है तो वो हमारी अभिक्रिया कहलाती है अस्वतः प्रक्रम, मतलब अपने आप अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे जमीन के अंदर जो पानी है वो अपने आप बाहर थोड़ी नहीं आता है, उसको हमको खींचना पड़ता है कोई प्रेशर लगा करके या कोई बल लगा करके, तब जाकर वो पानी बाहर आता है। और पानी को अगर हम किसी सतह पर डाल दें तो वो अपने आप ढलान की ओर बहना शुरू कर देता है, तो वो तो स्वतः प्रक्रम हो गया। तो जो स्वतः प्रक्रम होता है उनके लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा अस्वतः प्रक्रम के लिए। और कोई प्रक्रम अगर साम्य अवस्था में है तो उसके लिए डेल्टा जी का मान आता है 0। तो ये तो डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। एक हमारा आता है डेल्टा जी नोट, तो जहां भी ये नोट आ जाए ना, नोट, वहां होता है मानक, तो ये कहलाता है हमारा मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। मतलब मानक मतलब परिस्थितियां फिक्स कर दी हमने। तो डेल्टा जी हमारा हो गया गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। अब ये n क्या होता है, n है कोई भी अभिक्रिया हमारी जो संपन्न हो रही है उस अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n क्या होती है, अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लो Zn है, वो किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ में, और कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन है वो जिंक द्वारा त्यागे जा रहे हैं, तो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, 2 का। तो यहां n का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो किसी अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यदि हम ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दे, रेडॉक्स अभिक्रिया, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल होते हैं वो किसका मान होता है, n का मान। जैसे हमने डैनियल सेल बनाया था, तो डैनियल सेल में क्या था, जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था। तो उस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो n का मान कितना आएगा, 2। देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, अब क्या होगा, Cu2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले इनको और किस में चेंज हो जाए, Cu में। तो अगर इन दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ करके लिखें, इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम जोड़ करके लिखें तो इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो ये हमारी वैल्यू आती है n की। तो n की जो वैल्यू है वो हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग होती है। किसी अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, किसी में 3 का, किसी में 5 का। तो जो हमारा n है वो क्या कहलाएगा, अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद ई सेल हम कैसे निकालते हैं, ये निकालना बिल्कुल आसान है। ई सेल निकालने का तरीका है ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहां एसआरपी ले लेंगे, यहां भी क्या ले लेंगे, एसआरपी। उसके बाद में अगर हमको ई नोट सेल रख दे, जहां ई सेल है वहां पर हम क्या रख दें, ई नोट सेल। तो समीकरण 1 हमको याद रखनी है कि डेल्टा जी बराबर होता है माइनस NF ई सेल। एफ हमको पता होना चाहिए, एफ बराबर क्या होता है, फैराडे। और एक जो फैराडे होता है उसमें 96,500 कूलाम होते हैं। एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम। तो अगर ई सेल के स्थान पर मैं यहां नोट लगा दूं तो ई नोट सेल बराबर क्या आ जाएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो जो हमारी समीकरण 1 थी इसमें मैंने डेल्टा जी के स्थान पर डेल्टा जी नोट कर दिया। तो जहां हमारा ई सेल है वहां पर क्या जाएगा, ई नोट सेल। तो अगर हमको समीकरण 1 याद है तो समीकरण 2 आसानी से हम लिख सकते हैं। और बहुत अधिक संभावना कि इस बार हमारे आरबीएससी बोर्ड में इस पर आधारित 1 या 2 नंबर का प्रश्न जरूर आए। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा परिवर्तन किया, जहां डेल्टा जी था वहां पर डेल्टा जी नोट कर दिया। तो जहां ई सेल था वहां पर आ गया ई नोट सेल।
तो डेल्टा जी के स्थान पर आ गया डेल्टा जी नोट और ई सेल के स्थान पर आ गया ई नोट सेल। ये हमारी आ गई समीकरण 2। उसके बाद हमको एक समीकरण 3 भी याद रखनी है। देखो याद रखने का काम इसमें थोड़ा सा ना, एक दो समीकरण हम याद रख लेंगे तो बिल्कुल आसानी से हम इसको नैनसर्ट समीकरण को व्युत्पन्न कर सकते हैं। अब जो याद रखने की वो तो हमको याद करनी ही पड़ेगी। उसके बाद में जो समीकरण 3 है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 आर टी लोग क्यू, ये समीकरण 3 हमको याद कर रखनी पड़ेगी। देखो डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा जी नोट मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, आर क्या है गैस स्थिरांक बोल दो या नियतांक बोल दो, जिसकी वैल्यू कितनी रखेंगे हम 8.314। तो आर का पता चल गया हमको। टी क्या है परमताप, टी बराबर परमताप जो हमारा कितना होता है 298 केल्विन। अगर मानक ले हम तो परिवर्तन होगा तो इस हिसाब से रख देंगे हम। तो मैं इसको ताप ही लिख देता हूं यहां पर। अगर परम ताप लेंगे तब हमारा कितना आएगा 298 केल्विन। लोग क्यों, अभी जो क्यों है क्यों, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा हमको इसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये हमारी जो समीकरण 3 है ये हमको याद रखने, डेल्टा जी मान गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा जी नोट मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, आर नियतांक, टी तापमान, क्यों अभिक्रिया भागफल। तो समीकरण 3 है ये। समीकरण 3 में डेल्टा जी व डेल्टा जी नोट का मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर, तो डेल्टा जी है इसका मान मैंने समीकरण 1 से रखा। डेल्टा जी का मान क्या है माइनस एन एफ ई सेल, तो यहां आ गया माइनस एन एफ ई सेल, बराबर का चिन्ह आ गया, ये बराबर का चिन्ह। डेल्टा जी नोट का मान क्या है समीकरण 2 में देखो, डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नोट सेल, तो ये मान रख दिया मैंने माइनस एन एफ ई नोट सेल। उसके बाद प्लस, तो प्लस आ जाएगा 2.303 2.303 आर टी लो क्यू लो क्यू। उसके बाद दोनों तरफ माइनस एन एफ का भाग देने पर ये जो हमारी समीकरण है इसमें हम दोनों तरफ माइनस एन एफ का भाग देंगे, तो यहां माइनस एन एफ आ गया, यहां माइनस एन एफ आ गया, यहां क्या आ गया माइनस एन एफ, तो भाग दे दें हम। तो देखो क्या होगा, इस माइनस के एन एफ से ये माइनस का एन एफ कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस के एन एफ से ये माइनस का एन एफ कैंसिल हो जाएगा, और यहां प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो समीकरण क्या बचेगा हमारी ई सेल, तो ई सेल बराबर बराबर ई नोट सेल प्लस माइनस माइनस 2.303 आर टी लोग क्यू, 2.303 आर टी लोग क्यू बटे क्या है एन एफ। तो ये हमारी समीकरण कौन सी आ गई 4। अब जो हमारी समीकरण 4 आई है इसमें जिस जिसके मान हमको पता है उसके मान हम रख देंगे, जिससे हमारा प्रश्न और भी सोल्व हो जाएगा। देखो अगर हमको टेम्परेचर फिक्स करके दे दिया, अपने जो प्रश्न आता है आरबीएससी बोर्ड में उसमें केवल ये जो Q और N है ना, इन दोनों के मान हमको प्रश्न से रखने पड़ते हैं, बाकी सारे मान हमको याद होते हैं और वही मान काम में आते हैं। दोबारा सुनना ध्यान से, ये Q है और ये जो N है इसके मान हमको केवल प्रश्न से देखने पड़ते हैं, बाकी जो परिस्थितियां है वो मानना की होती है एक प्रकार से। तो इस समीकरण को हम और थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। तो ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 गुणा, अब आर का मान कितना रख दिया मैंने 8.314, ये मान इसका रख दिया। टी मैंने कितना रख दिया 298 केल्विन। लोग क्यों ऐसा कैसा आ गया, एन है अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन, तो हर अभिक्रिया में अलग अलग होते हैं, तो एन हमारा ऐसा कैसा आ गया। एफ का मान होता है 96,500 कूलम। तो जो मान हमको पता थे
वो सारे मान हमने यहां पर रख दिए। तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नोट सेल। अब इन तीनों का हम गुणा करेंगे, इसमें 96,500 का जब हम भाग लगाएंगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, 0.0591 बटे क्या है n, और लोग क्यू इंटू में। ये जो समीकरण हमारी 5 आई है, समीकरण 5 नैनसर्ट समीकरण है। तो इस समीकरण, अगर पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आए कि नैनसर्ट समीकरण लिखो, तो केवल ये समीकरण लिख करके आनी है हमको, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन और लोग क्यू। ये हमारी कौन समीकरण कहलाती है, नैनसर्ट समीकरण। और पेपर में अगर 2 नंबर का प्रश्न आ जाए, नैनसर्ट समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, तो हमको ये कंप्लीट यहां तक करके आना है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी समीकरण कौन सी कहलाती है, नैनसर्ट समीकरण। देखो इसमें सारी चीजें, ई सेल, ई सेल का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। ई नोट सेल है, वो तो होता है जो सेल विभव मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाए, और ई सेल मतलब परिस्थितियां जब मानक नहीं हो। यही तो बताया था मैंने कि जब सेल विभव ई नोट सेल तथा इलेक्ट्रोड विभव की हम गणना कर सकते हैं जब परिस्थितियां मानक या एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर नहीं हो, तो जो परिवर्तन आता है वो इस समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो वो हमारा परिवर्तन क्या कहलाता है, ई सेल, और ई सेल को ज्ञात करने का तरीका हमारा ये हो गया। बस इसमें हमको केवल जो ई नोट सेल है, इसका मान हमको प्रश्न में या तो इसका मान मिलेगा, देखो ई सेल तो हमको निकालना है, ई नोट सेल है, इसका मान या तो हमको प्रश्न में दिया जाएगा या इसको निकालने का तरीका बताया जाएगा। एन है, इसका मान हम प्रश्न से देख लेंगे, और क्यू है, ये भी हम प्रश्न से निकालेंगे। इन तीनों के मान रखने पर ई सेल हमारा निकल आएगा। तो ये किस प्रकार से निकालेंगे हम, इसकी अभी हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। तो ये तो हमारी क्या हो गई, सेल विभव के लिए नैनसर्ट समीकरण। क्या हो गई, सेल विभव के लिए नैनसर्ट समीकरण। कई बार पेपर में प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है कि जो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड है या ऑक्सीकरण अर्ध सेल है, उसके लिए नैनसर्ट समीकरण व्युत्पन्न करो। या फिर यह आ जाए कि अपचयन अर्ध सेल है, उसके लिए नैनसर्ट समीकरण व्युत्पन्न करो। तो देखो हम किस प्रकार से इसको व्युत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, पेपर में कई बार इस प्रकार से लिखा जाता है कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण व्युत्पन्न करो। तो ये तो हमारी जो समीकरण थी, ये तो सेल विभव के लिए थी। किसके लिए थी, सेल विभव के लिए, और अभी हमने ये व्युत्पन्न की थी। आप प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण व्युत्पन्न करो। ऑक्सीकरण अर्ध सेल, अपचयन अर्ध सेल, दोनों को मिलाते हैं, लवण से तो द्वारा जोड़ते हैं, तो कंप्लीट सेल हमारा बन जाता है। तो हमको निकालनी है ऑक्सीकरण अर्ध सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण। देखो किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे हमको पेपर में प्रश्न ये दे दिया कि एम है, ये एन प्लस में चेंज हो रहा है और एन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। देखो एम है, एम मतलब मेटल, कोई धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो एम है, इसने एन इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इस पर एन इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो एन प्लस आ गया इस पर। तो देखो यहां ऑक्सीकरण कितना था, 0, यहां एम पर क्या है, एन प्लस, एन का मान कितना हो सकता है, 1 2 3 4, जितने भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो ऑक्सीकरण बढ़ रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये हमारा कौन सा अर्ध सेल हो गया, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, जो हमारा एनोड की भांति कार्य करता है। अच्छा, उसके बाद में अब देखो इसके लिए नैनसर्ट समीकरण हम लिखेंगे कैसे। तो यहां ई सेल है, अब सेल की जगह पर हमने क्या बनाया, ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ऐसे हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड। तो देखो इसमें एम है, ये चेंज हो रहा है एम एन प्लस में, तो ई तो ऐसा कैसा आ जाएगा, अब ये यहां क्या आ जाएगा,
m है, ये m आ गया, किस में चेंज हो रहा है ये n प्लस में, तो n प्लस आ गया, m पर n प्लस, सॉरी, फिर बराबर का चिन्ह आ गया, ई नोट सेल आ गया, फिर यहां माइनस का चिन्ह दे रखा था, यहां माइनस आ गया, ये मान ऐसा कैसा आ गया 0.0591 अपॉन में n, लोग ऐसा कैसा आ गया। अब देखो क्यों कैसे निकालते हैं हम, क्यों को हम बोलते हैं अभिक्रिया भागफल, तो क्यों बराबर होता है केसी के, और ये कौन सी स्थिति पर होता है, जब हमारी साम्य अवस्था होती है, किस पर, साम्य अवस्था पर, तो साम्य अवस्था पर क्यों बराबर क्या होता है केसी, और केसी निकालना हमने, साम्य अवस्था स्थिरांक निकालना हमने साम्य अवस्था चैप्टर में क्लास 11th में सीखा था। तो साम्य अवस्था पर तो जो केसी है, साम्य अवस्था के अलावा अगर और कहीं हम देखें तो वो क्यों ही कहलाता है बस। तो अंतर क्या है, जो केसी है वो साम्य अवस्था पर क्यू के बराबर होता है, और साम्य अवस्था के अलावा किसी भी अवस्था पर ये हमारा क्या कहलाता है, क्यों कहलाता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो अब देखो ध्यान से, तो लोग, अब हमको केवल इसमें क्यू का मान रखना है, तो देखो क्यू कैसे रखेंगे हम। अब m है, ये हमारा क्या है, क्रिया कारक, तो ये हमारा क्रिया कारक हो गया, और ये हमारा क्या है m पर n प्लस, ये हमारा हो गया उत्पाद। तो यहां पर m है क्रिया कारक मैंने नीचे लिख दिया, और किस में लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट के रूप में, इनके सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता के पद के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो m को हम किस में लिखेंगे, इस बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। ये बड़ा ब्रैकेट किस दर्शाता है, सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता को, और ऊपर क्या आ जाएगा, उत्पाद क्या है, m पर n प्लस, तो m पर कितना प्लस है, n प्लस। क्लियर सभी को। तो क्रियाकारक तो नीचे लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में, उत्पाद को ऊपर लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में। ये बड़ा ब्रैकेट किसको दर्शाता है, इनके सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता को दर्शाता है। उसके बाद में मैंने आपको 11th क्लास में बताया था, जो हमारा ठोस क्रियाकारक होता है उसका सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता इकाई या एक होती है। तो देखो ध्यान से, यहां पर जो m है, m ये मेटल है, तो मेटल कैसी है, ठोस होती है। तो यहां पर ये m कौन सी अवस्था में है, ठोस है। ये जो हमारा m है, ये m हमारा क्या है, ठोस है। तो जब हमारा ये m ठोस है तो इसका सक्रिय द्रव्यमान कितना होगा, एक, क्योंकि ठोस है उससे कण बहुत पास पास सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, तो इसकी मात्रा तो अभिक्रिया में बहुत ज्यादा होती है, तो इस पर तो अभिक्रिया डिपेंड करती नहीं है, इसलिए इसका मान हम हमेशा कितना काम में लेते हैं, ठोस के लिए सक्रिय द्रव्यमान एक। तो m है, इसके स्थान पर हम कितना रख देंगे, एक। तो बस ये जो समीकरण है, इससे नीचे वाली समीकरण बस एक अंतर किया मैंने, जहां m था उसकी वैल्यू बस एक रख दी केवल। अब एक का भाग अगर इसमें लगाएंगे तो यही मान हमारा दोबारा आ जाएगा। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर। अच्छा बच्चों, उसके बाद देखो, अब एक उदाहरण दे दिया हमको पेपर में कि Zn है वो चेंज हो रहा है Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। देखो जिंक है, 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण, या ऐसे दे सकता है प्रश्न बनाकर, या कोई उदाहरण द्वारा दे दे हमको। तो Zn है, Zn2+ में चेंज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसने। अच्छा, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण किस पर होता है, एनोड पर। अच्छा, उसके बाद में अब इसके लिए हमको नैनसर्ट समीकरण उत्पन्न करनी है, ये हमारा प्रश्न है। इसके लिए हमको नैनसर्ट समीकरण उत्पन्न करनी है। तो देखो नैनसर्ट समीकरण कैसे लिखेंगे इस इलेक्ट्रोड के लिए, ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोड है, ये हमारा एनोड इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। और मान लो ये हमारा हो गया कैथोड इलेक्ट्रोड, ये उदाहरण 2 वाला, ये हमारा कैसा हो गया, कैथोड इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ देंगे, एनोड कैथोड को, तो सेल बन जाता था। तो इसके लिए हमको नैनसर्ट समीकरण लिखनी है। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये हमारी नैनसर्ट समीकरण, तो ई ऐसा कैसा आ गया। अब सेल है, यहां पर हम इलेक्ट्रोड लेंगे, तो इलेक्ट्रोड कौन सा है, Zn है, किसमें चेंज हो रहा है, Zn2+ में, तो Zn है वो चेंज हो रहा है Zn2+ में। फिर यहां बराबर है तो बराबर आ गया,
ई नोट सेल तो ई नोट सेल आ गया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ गया, बाकी सारा मान ऐसा कैसा आ गया। अब देखो n, इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, 2, तो n का मान कितना आ गया, 2। तो n क्या होता है, अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां n का मान कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 आ जाएगा। अब लोग आ गया। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, ये लोग ऐसा कैसा आ गया। अब Q निकालना है, तो Q कैसे निकाल लेंगे, क्रिया कारक क्या है, Zn, तो Zn का एक्टिव मास, बड़े ब्रैकेट एक्टिव मास को दर्शाता है। उत्पाद क्या है, Zn2+, तो Zn2+, इसका एक्टिव मास। तो इस प्रकार से ये जो हमारी जो समीकरण है वो हो गई Zn से Zn2+ है, या ऑक्सीकरण अर्धशैल है, या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड है, इसके लिए नैनसर्ट समीकरण। क्लियर सभी को। इसको थोड़ा सा और भी लिख सकते हो आप, Zn है, इसका एक्टिव मास कितना होता है, 1, तो यहां बटे में कितना कर देंगे, 1, तो 1 का भाग लगाएंगे तो यही मान आ जाएगा। जैसे यहां पर किया था m पर n+ आया था, यहां ये हट जाएगा और क्या जाए, केवल Zn2+। क्लियर सभी को। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, अपचयन अर्धशैल के लिए नैनसर्ट समीकरण लिखो। तो अब हमको जो नैनसर्ट समीकरण है वो किसके लिए लिखनी है, अपचयन अर्धशैल के लिए। देखो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो अपचयन अर्धशैल के लिए नैनसर्ट समीकरण लिखनी है। तो प्रश्न क्या दे रखा है, m है, इस पर n+, देखो इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। यहां तो m चेंज हो रहा था, m पर n+ और n इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था। यहां क्या है, इसका उल्टा देखो, m पर n+, m पर n+, n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किस में चेंज हो गया, m में। अब यहां क्या हो रहा है, अपचयन। देखो n+, n का मान लो 2 मान लेते, +2 है, तो +2 से कितने में जा रहा है, 0 में। ऑक्सीकरण अंक में कमी, कमी क्या कहलाती है, अपचयन। तो इसके लिए हम नैनसर्ट समीकरण देखो किस प्रकार लिखेंगे। तो E आ गया। अब यहां सेल है, सेल जब क्या लेना है, इलेक्ट्रोड, तो m पर क्या है, n+, तो n+, और किस में चेंज हो रहा है ये, m में, m आ गया। बाकी देखो E नोट सेल, माइनस 0.0591 अपॉन में n, ये ऐसा कैसा आ गया, लोग ऐसा कैसा आ गया। अब देखो Q का मान रखना है हमको, तो Q कैसे रखेंगे हम, तो सेम वही तरीका है। क्रिया कारक हमारा क्या है, अब m पर n+, ये क्रिया कारक है, तो नीचे क्रिया कारक इसका एक्टिव मास लेंगे, ऊपर क्या जाएगा, प्रोडक्ट, तो m इसका एक्टिव मास। उसके बाद में नीचे वाले समीकरण में केवल एक परिवर्तन करना है, जहां m है, m क्या है, धातु, ये ठोस है मतलब, तो इसका एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान कितना होता है, 1, तो यहां पर हमारा क्या जाएगा, 1, तो 1/m पर n+। इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। Cu2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और किस में चेंज हो रहा है, Cu में। तो +2 से कितने में जा रहा है, Cu 0 में, या ऑक्सीकरण अंक +2 से जा रहा है 0 में। तो यहां क्या हो रहा है, अपचयन, और अपचयन किस पर होता है, कैथोड पर। तो देखो इसके लिए किस प्रकार करेंगे, तो E, ये E आ गया, चाहे इससे देख लो आप, E ऐसा कैसा आ गया, m पर n+ है, यहां क्या है, Cu2+ है, Cu2+ किस में जा रहा है, Cu में, तो Cu आ गया। बाकी सेम है, E नोट सेल, माइनस 0.0591 अपॉन में n। अब देखो n का मान कितना है, 2, तो 2 आ जाएगा, लोग। उसके बाद में अब Cu2+ हमारा क्या है, ये क्रिया कारक, तो क्रिया कारक नीचे आ गया और उत्पाद ऊपर आ गया, और दोनों बड़े ब्रैकेट में आ गए। अब Cu है, इसका एक्टिव मास कितना होता है, 1, तो इसको हटाकर हम 1 भी लिख सकते हैं अगर बढ़ाना चाहे तो। यहां तक लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, या लिख देना कि Cu है, बड़ा ब्रैकेट किया, इसका सक्रिय द्रव्यमान इकाई या 1 होता है, फिर दोबारा फिर समीकरण लिख देंगे हम। तो ये तो हमारी ऑक्सीकरण अर्धशैल है, उसके लिए नैनसर्ट समीकरण हो गई, और ये हमारी अपचयन अर्धशैल के लिए नैनसर्ट समीकरण हो गई। अब पेपर में कई बार क्या होता है, वो देता है कि डैनियल सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण लिखो, डैनियल सेल के लिए, या तो हमसे ये कहते कि सेल विभव के लिए नैनसर्ट समीकरण लिखो,
तब तो ये समीकरण आ जाएगी, ये वाली सेल विभव के लिए। हमसे कहते ऑक्सीकरण अर्ध सेल के लिए नैनसठ समीकरण लिखो, तो हमारी ये वाली समीकरण आ जाएगी, ऑक्सीकरण अर्ध सेल के लिए समीकरण। ठीक है, ऐसे हमसे कहते अपचयन अर्ध सेल के लिए नैनसठ समीकरण लिखो, तो ये हमारी ये वाली आ जाएगी। हमसे प्रश्न में कह दे ऐसे प्रश्न बना करके दे दे, तो ये समीकरण इसके लिए लिख देंगे। ऐसे प्रश्न बना करके दे रखा है तो उसके लिए ये वाले समीकरण आ जाएगी। अब क्या हो, हमको ऐसे दे दे कि डैनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया निम्न प्रकार है, तो डैनियल सेल उसमें ये अभिक्रिया हो रही है, हमने पढ़ा था डैनियल सेल पहले, तो डैनियल सेल में तो ये अभिक्रिया हो रही है, तो डैनियल सेल के लिए नैनसठ समीकरण लिखो। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, तो ध्यान से देखना, तो देखो ध्यान से, तो डैनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया ये है हमारी। अब देखो ये अभिक्रिया आई कैसे, देखो Zn है, तीर निशान इधर देखना हमको Zn, तो Zn आ गया। इसमें उदाहरण 2 में तीर निशान किधर क्या है, Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, फिर तीर की नोक आ जाएगी। अब इधर देखो राइट साइड में क्या है, Zn2 प्लस, तो Zn2 प्लस आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहां क्या है तीर निशान किधर, Cu, तो Cu। तो समीकरण ये एक उदाहरण 1 और उदाहरण 2 है, इनको अगर हम जोड़े तो ये समीकरण हमारी प्राप्त होती, जो हमारी किसमें अभिक्रिया होती है, सेल अभिक्रिया, डैनियल सेल की अभिक्रिया। तो इसके लिए हमको 69 समीकरण लिखनी है। देखो लिखना कितना आसान है, देखो सबसे पहले ई लिखा, यहां से देखते देखो ई, तो ई आ गया। अब देखो ध्यान से, इसका सकर द्रव्यमान कितना होता है ठोस का 1, तो 1 का किसी से गुणा करें या किसी में भाग लगाएं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे यहां पर। तो यहां बचा क्या, Cu2 प्लस, तो ये आ गया Cu2 प्लस। उसके बाद में तो तीर के निशान के इधर केवल हमारा क्या काम में आएगा, Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस हो गया। अब ये चेंज किस में हो रहा है, Zn2 प्लस में। देखो इसका तो सकर द्रव्यमान कितना है 1, तो यहां क्या लिखेंगे Zn2 प्लस, तो Cu2 प्लस, फिर स्लैश लगाया Zn2 प्लस। अब मैं उम्मीद करता हूं सब बच्चों की समझ में आ गया होगा। ये क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि इसका सकर द्रव्यमान कितना है 1। ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका सकर द्रव्यमान कितना है 1 है। तो मैंने यहां पर लिख दिया Cu2 प्लस, तो समी तीर निशान इधर बचा था हमारा क्रियाकारक Cu2 प्लस, ये आ गया। इधर क्या बचा है Zn2 प्लस, तो Zn2 प्लस बराबर, फिर ऐसा कैसे जब ई नोट सेल, तो ई नोट सेल, उसके बाद आ जाएगा माइनस माइनस 0.0591 0.0591 अपोन में, अब n का मान कितना है 2। अब ये मान देखो कैसे होता है, n क्या होता है, अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो ध्यान से इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ये जिंक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और ये कॉपर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो आंसर आएगा सर 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो n का मान कितना आएगा 2, या तो आप ऐसे याद रख लो या फिर कैसे याद रखोगे, इस अभिक्रिया में देखो तीर के निशान के इधर कॉमन क्या आ रहा है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां के 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल आउट हुए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2, ऐसा कहते हैं सर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, बराबर के इधर कितने 2, इधर 2, तो दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो कैंसिल आउट हो गए। तो अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए वो किसका मान है, n का मान, तो यहां आ गया 2। उसके बाद आ जाएगा लोग, ये लोग ऐसा कैसा। अब क्या रखना है हमको, क्यों, तो देखो क्यों कैसे रखेंगे, क्रियाकारक हमारे क्या है, इस समीकरण देखो Zn है और Cu2 प्लस, तो Zn आ गया बड़े ब्रैकेट में, क्रियाकारक को हम नीचे लिखते हैं, और Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस आ गया। उत्पाद क्या है हमारा Zn2 प्लस, को बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, और एक क्या उत्पाद Cu, तो Cu आ गया। तो तीर के निशान के इधर वाले जो क्रियाकारक है वो तो नीचे आते बड़े ब्रैकेट में, और उत्पाद ऊपर आते बड़े ब्रैकेट में। इसको और भी थोड़ा सा हम लिख सकते हैं, देखो Cu है, ये ठोस है, यहां पर देखो ये तो आयन है, ये ठोस है, आयन होते हैं जल में, इसलिए ये तो ठोस नहीं है, ये क्या है ठोस है। तो ठोस का सकर द्रव्यमान कितना होता है 1, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि इसका 1 से गुणा करेंगे तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे Zn क्या है
ये भी ठोस है, इसको भी हम हटा देंगे तो हमारी ये समीकरण बन जाएगी। तो पेपर में प्रश्न आ जाए कि डैनियल सेल है, उसके लिए नैनसर्ट समीकरण लिखो। किसके लिए? डैनियल सेल के लिए। तो ये समीकरण लिख के आनी है हमको। तो ये हमारी होगी डैनियल सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण अर्ध सेल, अपचयन अर्ध सेल और डैनियल सेल है उसके लिए जो नैनसर्ट समीकरण है वो उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल की, जिससे हमको फिर ये टॉपिक है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, हमारे सामने एक प्रश्न दे रखा है, Mg प्लस में 2Ag प्लस, ये चेंज हो रहा है Mg2 प्लस प्लस में 2Ag। तो ये जो अभिक्रिया इस सेल में संपन्न हो रही है, तो इस सेल का ईएमएफ ज्ञात करो, इस सेल का ईएमएफ ज्ञात करो। और प्रश्न में हमको ई नोट सेल दे रखा है 3.17 वोल्ट और एक हमको log 13 है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.139 और हमसे ये कहते हैं कि इस प्रश्न को हमको सोल्व करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, हम इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इस प्रश्न ने हमसे पूछा क्या है, सेल की अभिक्रिया, इस सेल का ईएमएफ, यानी कि हमसे पूछा गया है ई सेल ज्ञात करना है, ई सेल ज्ञात करना है। देखो इस प्रश्न को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो नैनसर्ट समीकरण हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। तो ई सेल बराबर होता है ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन और लोग क्यू। ये नैनसर्ट समीकरण थी हमारी। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास में कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो अज्ञात है। तो हमको एक तो ई सेल तो हमको ज्ञात करना ही, तो ये हमारा ज्ञात है ई सेल, ये हमको नहीं पता। और क्या नहीं पता? ई नोट सेल है, ये तो पता है हमको 3.17 वोल्ट प्रश्न में दे रखा है। एक हमको एन नहीं पता और एक क्यू नहीं पता। तो तीन चीजें ऐसी है जो इस प्रश्न में अज्ञात है। तो हम एक एक करके पहले इन तीनों को ज्ञात करते हैं। तो ये तो हमको ज्ञात करना ही है, तो इसके लिए ई नोट सेल चाहिए हमको, वो हमको दे रखा है प्रश्न में, ये दे रखा। अब चाहिए हमको एन। तो एन क्या होता है? एन हमारा होता है, तो एन बराबर होता है अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हमारा क्या हो गया? एन। तो एन हमारा हो गया अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो इसको हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो एन है उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास में अभिक्रिया की संतुलित समीकरण होना जरूरी है। तो देखो ध्यान से यहां पर Mg है, Mg किस में चेंज हो रहा है? Mg2 प्लस के अंदर। तो जो हमारा Mg है ये 0 से +2 में जा रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखो ये Mg हो गया, ये जा रहा है किस में? Mg2 प्लस में, Mg से Mg2 प्लस। अच्छा Mg है, इससे Mg2 प्लस कब बनेगा? जब Mg 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? Mg 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, Mg ये चेंज हो रहा है Mg2 प्लस में और कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा उसके बाद में ये जो Ag है इस पर क्या है? प्लस। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस Ag ने
एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और किस में चेंज हो गया, Ag में। अच्छा देखो ध्यान से, यहां Mg से Mg2+ में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण हो रहा है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो इस Ag है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, 2। लेकिन एक Ag 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसको संतुलित करने के लिए आगे हम कितने लिख देंगे, 2। तो 2 Ag है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 Ag में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहां Mg है, इसका तो ऑक्सीकरण हो गया, और जो Ag है इसका क्या हो गया, अपचयन। अब अगर हम बराबर के दोनों तरफ देखें तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा। देखो Mg Mg 2Ag+, 2Ag+, तीर निशान इधर यही बचे, इधर क्या बचा, Mg2+, Mg2+ प्लस 2Ag, तो 2Ag। तो कहने का मतलब ये कि सभी क्रिया में स्थानांतरित या कैंसिल आउट हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो ये जो जितने इलेक्ट्रॉन हमने कैंसिल किए, किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 2 आ गई। तो जहां n था वहां पर मैंने कितना रख दिया, 2 रख दिया। अच्छा उसके बाद हमको क्या निकालना है, अब ये क्यों निकालना है। तो क्यों कैसे निकालते हैं हम, अभिक्रिया भागफल क्यों, तो क्यों कैसे निकालते हैं, नीचे तो हमारा क्या आता है, क्रियाकारक, रिएक्टेंट क्रियाकारक, इसका सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, और ऊपर क्या आता है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, इसका सक्रिय द्रव्यमान। तो Q बराबर, अब इसमें देखो यहां हमारा Mg तो ठोस है, तो ठोस है उसका तो सक्रिय द्रव्यमान हम कितना लेते हैं, 1, इसको लेने की जरूरत नहीं है। बचा क्या, क्रियाकारक, ये बच गया Ag+, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, अच्छा पहले बताओ, Ag+ बच गया। तो क्रियाकारक हमारा क्या है, रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक, तो Ag, इस पर क्या है, प्लस है, ये हमारा क्रियाकारक हो गया। दोबारा ध्यान सुनना, Q निकालने के लिए नीचे आएगा रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक का सक्रिय द्रव्यमान और ऊपर आएगा प्रोडक्ट का सक्रिय द्रव्यमान। तो यहां पर जो हमारा Mg है, इसका सक्रिय द्रव्यमान हमारा कितना था, 1, इसको लेने की जरूरत नहीं है। Ag है तो Ag, इस पर प्लस है तो प्लस आ गया, उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। अब एक बात हमको ध्यान रखनी है, इसके आगे जितना भी जो अंक होता है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्राइकोमेट्रिक गुणांक, ये हमेशा पावर में चला जाता है। ये हमने साम्यावस्था वाले चैप्टर में देखा था क्लास 11 में। तो यहां इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2। उसके बाद में अब यहां देखो प्रोडक्ट, Ag तो ठोस, इसको लेने की जरूरत नहीं है, तो Mg, और इस पर कितना प्लस है, +2। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल जाएगा, ये Q। तो यहां देखो ध्यान से, E सेल बराबर E0 सेल, ये नैनसट समीकरण थे हमारे। E0 सेल का मान प्रश्न में कितना है, 3.17 वोल्ट, तो मैंने रख दिया यहां पर 3.17, फिर यहां माइनस है तो माइनस आ गया। उसके बाद 0.0591, n का मान कितना है, n क्या है, अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो 2 रख दिया। उसके बाद लोग आ गए। अब Q क्या है, Q का मान ये रहा Mg+2, तो Mg2+ लिख दिया, +2 की बात है, और नीचे क्या आ गया, Ag+, और इससे आगे कितना लिखा था, 2, ये 2 पावर में चला गया। तो Q की वैल्यू मैंने यहां से रख दी इसमें। अब E सेल बराबर 3.17 माइनस, अब देखो 0.0591, इसमें कितने का भाग लगाना है, 2 का। तो अटकना नहीं है हमको बिल्कुल भी। इसको अप्रोक्स में कितना मान सकता हूं, इसको मान सकते हैं 0.06 मान सकते हैं, तो इतना कोई ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। तो इसको मैंने मान लिया 0.06। अब 6 में 2 का भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा, 3 बार, तो ये हमारा 0.03 लोग, ऐसा कैसा आ गया। अब देखो Mg2+, इसका मान कितना है, देखो यहां प्रश्न दे रखा है 0.13, इसकी सांद्रता दे रखी है तो मैंने रख दी 0.130, प्रश्न में दे रखे, देखो ध्यान से। Ag+ की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है प्रश्न में, 0.001, तो 0.001, यहां इसकी पावर कितनी है, 2, तो पावर आ जाएगी 2। अच्छा इसके बाद E सेल बराबर
3.17 ऐसा कैसा आ गया, ये भी ऐसा कैसा आ गया। अब देखो ये जो मान है हमारा, इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -8। देखो 4 संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 गुणा 10 की पावर -8 हो गया, क्योंकि पावर इसकी 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -8। अच्छा, उसके बाद में अब 10 की पावर -8 है, ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर 8 होगी। तो कुछ नहीं किया, बस अगली समीकरण में 10 की पावर -8 इसको ऊपर लेकर गया, तो 10 की पावर 8 आ गया। अच्छा, उसके बाद में यहां से जो 8 पावर है, इसमें से 2 पावर इधर चली गई, तो ये 13 बन जाएगा, तो ये 13 बन गया, तो log 13 आ गया। ठीक है, दोबारा देखना ध्यान से, यहां 10 की पावर 8 है, इसमें से 2 पावर मैंने इधर दे दी, तो ये पॉइंट 13 की जगह पर 13 आ गया, तो पावर यहां कितनी बची, 6। उसके बाद में अब देखो एक फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, log a गुणा b क्या होता है, तो log a गुणा b बराबर होता है log a प्लस log b। तो देखो यहां से log 13, ये log a हो गया प्लस में। अब देखो यहां पर कितना आया था हमारा, ये हमारा आ गया था, यहां लिख देता हूं मैं, यहां log 6 आ गया था, 10 की पावर 6 आ गया था। तो जो पावर होती है वो आगे चली जाती है, हमने फिजिक्स में पढ़ा ये चीजें, तो और मैथ वाले बच्चों को तो आता ही है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 log 10। तो यहां कंफ्यूज मत होना, देखो ध्यान से, log 13, क्योंकि 2 पावर 10 की पावर 8 में से 2 पावर यहां गई, तो 10 की पावर 6 यहां बची, तो यहां 13 बन गए, प्लस में 6 बचा, यहां पर पावर 6 थी तो 6 आ गया, अगर log 10 तो 10 बच गए। उसके बाद में अब log 13 है, इसका मान हमको प्रश्न में दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.1139, तो ये मान मैंने रख दिया यहां पर प्लस में, ये 6 सा कैसा आ गया। अब जो log 10 है, इसकी वैल्यू 1 होती तो 1 रख दी मैंने। उसके बाद में 0.03 इंटू, अब 6 गुणा 1 तो 6 आ जाएगा, 6 में ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7.1139। अब इन दोनों का गुणा करके जब इसमें से घटाएंगे तो ई सेल हमारा कितना आ जाएगा, 2.96 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी, अगर यहां पर हम देखो, अगर हम लोग में कहीं पर हम फंस जाए, सोल्व नहीं हो रहा है, तो पहले आपको क्या करना है, सारे प्रश्न अपने केमिस्ट्री के सोल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद इस प्रश्न को देखना है। यहां तक तो छोड़ देना, यहां तक करके हमने छोड़ दिया मान लो, तो इसका जो नंबर होता है मात्र आधा नंबर होता है, अगर 3 नंबर का प्रश्न है, तो बाकी 2.5 नंबर तो हमको मिल जाएंगे। तो ये बात, इस बात का हमको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में हमको केवल एक तो हमको निकालना था n और एक q, अगर ये दोनों निकल गए तो ई सेल हमारा बहुत आसानी से निकल सकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न हमको ये दे रखा है, किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम बोल सकते हैं E0 सेल। देखो याद तो लिखा जाए, अगर ये लिखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तब तो हमारा E0 सेल कहलाएगा, और ये लिखा है इलेक्ट्रोड विभव, तब हमारा ई सेल कहलाएगा। नोट मतलब मानक। और आ जाए कि मानक ऑक्सीकरण विभव, क्या लिखा जाए मानक अपचयन विभव, तभी समझना कि ये अर्ध सेल की बात कर रहे हैं। देखो दोबारा, किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब E0 सेल 4 वोल्ट है, तो डेल्टा G0 ज्ञात करो। डेल्टा G0 क्या होता है, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो हमको मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात करना है। तो खुद से सोचो, डेल्टा G0 हमसे ज्ञात करवाया है और E0 सेल हमको दे रखा है, तो इन दोनों का संबंध है, कौन सी समीकरण दर्शाती है, तो हमने ये समीकरण पढ़ी है, डेल्टा G0 बराबर माइनस NF E0 सेल। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी हमने समीकरण, 69 समीकरण के अंदर। तो देखो ध्यान से, डेल्टा G0 बराबर माइनस, हमको क्या चाहिए n, तो n क्या होता है,
अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमको ये समीकरण दे रखी है प्रश्न के अंदर, ध्यान रखना हमारा आंसर यहां से शुरू हुआ है। तो ये प्रश्न में हमको समीकरण दे रखे, तो इसमें हमको n है उसकी वैल्यू देखनी है। तो n क्या होता है, अभिक्रिया में स्थानांतरित या जो कैंसिल आउट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने कैंसिल हो रहे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं। तो n का मान कितना आ जाएगा 2। अगर ये हमको नहीं भी देंगे तो अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है या आदान प्रदान हो रहा है, ये हमको कैसे ज्ञात करना है, इसको मैंने पिछले प्रश्न बताया था, क्योंकि सेम यही तो समीकरण थी उस प्रश्न में भी। तो हमको यहां पर n का मान कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया 2 गुणा f का मान कितना होता है 96,500 गुणा ई नोट सेल है, ये प्रश्न में हमको दे रखा है 4। अब इनका गुणा कर देंगे हम, तो डेल्टा जी नोट बराबर कितना आ गया -7.72, सॉरी माइनस का आ गया 7,72,000। आप मैं स्टार लगाता एक बार सोल्व करके देख लेना इसको। तो इस प्रकार हम बहुत आसानी से डेल्टा जी नोट है उसको ज्ञात कर सकते हैं।